नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई से पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक वो जो कि आतंकवाद के खिलाफ इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, दूसरे वो जो कि इस्लाम के नाम पर आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं। पूरी दुनिया दो हिस्सों में पूरी तरीके से बढ़ चुकी है और जितने इस्लामिक देश हैं वो सब इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि उन्हें पता है कि इजराइल ने जो कार्रवाई शुरू की है उसका अंत इन लोगों की तबाही से होगा, इसलिए आज ये घुटनों पर आए हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी ईरान को कि सब्र का इम्तिहान मत लो, अब तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि तुम जो पर्दे के पीछे से खेल कर रहे हो, जो हमास को समर्थन दे रहे हो, फिलिस्तीनियों को हथियार दे रहे हो, ये हम देख रहे हैं। लेकिन अभी जो कार्रवाई हो रही है वो फिलिस्तीन में है, लेबनान में है, आसपास के जो देश इसका समर्थन में आया है उसके खिलाफ है। लेकिन अगर तुम भी समर्थन करते रहे तो तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई करने में देर नहीं लगेगी। इसलिए 57 मुस्लिम देश परेशान हैं। लग रहा है कि इस बार पहले की तरह अरब इजराइल संघर्ष वाली स्थिति नहीं है और दुनिया भी दो धाराओं में बटी है और भारत जैसा देश इस बार इजराइल के साथ खड़ा है, जो कि पहले फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा था। लेकिन यह दुनिया जो दो हिस्सों में बटी है उसका एक और आधार है। और अगर हर देश की बात करें जहां जहां मुस्लिम आबादी है, वो देश भी आजकल दो हिस्सों में बटा हुआ है। बात हिंदुस्तान की करें जहां अल्पसंख्यक तो हैं, लेकिन ये अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यकों को दबाने में लगे रहे हैं, क्योंकि सत्ता पर बैठे लोग हमेशा इन लोगों का साथ देता रहा और इसीलिए आज भी इन लोगों को लगता है कि सत्ता के मुख्य केंद्र तो हम ही हैं। हिंदू तो बटे हुए हैं, इसीलिए इन लोगों को तो सत्ताधारी पार्टी हो या फिर जो इतने समय तक सत्ता में रही, ये सारी पार्टियां, फिर विपक्ष में अभी जो बैठी हुई सारी पार्टियां हैं, वो सब बरगला लेगा। हम तो इकट्ठा होकर उसी को वोट देंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, जो पीएम मोदी के खिलाफ चुनौती देगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखेगी। इसीलिए ये मुस्लिम समुदाय जो हिंदुस्तान का है वो हर राज्य में वोटिंग के समय टैक्टिकल वोटिंग का इस्तेमाल करता है। हर चुनाव में देखा जाए तो दिल्ली में टैक्टिकल वोटिंग किसके पक्ष में होगी? अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती है, इसलिए आम आदमी पार्टी को समर्थन करेगा। बिहार में किसे समर्थन करेगा? राष्ट्रीय जनता दल को। वहां भी कांग्रेस को समर्थन नहीं देगा। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है तो कर्नाटक में कांग्रेस को समर्थन देगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में है, ममता बनर्जी को समर्थन देगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी साजिश चल रही है और वो साजिश है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे इस संघर्ष को भारत में कैसे उतारा जाए। पूरी की पूरी विपक्षी पार्टियां इसी दांव पेच में लगी है कि कैसे मुसलमानों को खुश करें। हालांकि पीएम मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है किसी भी तरीके के आतंकवाद का समर्थन नहीं किया जा सकता और चूंकि आतंकी हमला हमास ने किया, शुरुआत हमास ने की, अब इजराइल प्रतिक्रिया कर रहा है, इसमें मानवीयता नहीं चलेगा। इसमें वो सारे हथकंडे नहीं चलेंगे जिन हथकंडों का इस्तेमाल करके इस्लामिक देश और इस्लामिक संगठन अब तक अलग अलग देशों में अलग अलग स्ट्रेटजी रणनीति बनाते रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आई। फिलिस्तीनी एम्बेसी, राजदूत जो है फिलिस्तीन के हिंदुस्तान में, उनसे मिलने के लिए 16 बड़े नेता पहुंचे। अलग अलग विपक्षी पार्टियों का यह डेलीगेशन फिलिस्तीनी एम्बेसी पहुंचा और वहां जाकर बोलने लगा कि हम लोग तो आपके साथ हैं, हम पूरी तरीके से आपका समर्थन करते हैं, चाहे आप हमास जैसे आतंकी संगठन का सहयोग ही क्यों न करें। क्योंकि ये सारे के सारे जो नेता थे उन्हीं पार्टियों के हैं जिनको मुस्लिमों का वोट चाहिए।
और जिन्होंने अब तक अपनी राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण ही अपनाया है और उसी तुष्टीकरण की राजनीति से हिंदुओं को परेशानी पैदा की गई है। अब फिर से इनको लगा कि जिस तरीके से इजराइल के समर्थन में पूरा हिंदुस्तान में एक हवा चली हुई है, सोशल मीडिया पर भी इजराइल का समर्थन हो रहा है, अलग अलग जगहों पर इजराइल के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं, लेकिन जब फिलिस्तीन और हमास का समर्थन किया जा रहा है तो वैसे में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, चाहे सरकार कांग्रेस की ही क्यों ना हो, क्योंकि हमास तो आतंकी संगठन है। कर्नाटक में भी 2 लोगों ने हमास के समर्थन में पोस्ट लिखा, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने हमास किया फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली, एफआईआर दर्ज हुआ, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश में एक मौलाना ने हमास के समर्थन में एक पोस्ट लिखा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक और व्यक्ति ने पोस्ट लिखा, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कई विपक्षी पार्टियों के स्टेट हैं, पश्चिम बंगाल जैसे, वहां पर इतना सख्त रुख नहीं है। कांग्रेस की सरकारों में भी सख्त रुख नहीं है, चूंकि जो लोग इसके समर्थन में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करना इनकी मजबूरी है, क्योंकि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है, पुलिस में केस जाता है और यह सार्वजनिक मंच है, इसलिए कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। लेकिन ये 16 बड़े नेता जो कि फिलिस्तीनी एम्बेसी में पहुंचे, इन लोगों ने क्या पैक्ट किया, क्या दिखाने की कोशिश की? जब बाहर निकले तो इसमें से एक जो बीएसपी के सांसद हैं, जिन्होंने अभी चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि हमारी तो लिंचिंग संसद में हो जाती जब विधोड़ी ने इनको अनाप शनाप बोला था। संसद में उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह विधोड़ी के खिलाफ गया, लेकिन दानिश अली ने जैसी टिप्पणी की थी उसी की प्रतिक्रिया थी रमेश विधोड़ी की वो भाषा। और दानिश अली वही जो संसद में गिड़गिड़ा रहा था, बाहर समर्थन ले रहा था कि हम मुस्लिम हैं इसलिए प्रताड़ित होते हैं, लेकिन उसमें से दानिश अली एक था जो बाहर निकल के क्या बोलता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर लिखा कि पूरा देश हमारा जो है वो इजराइल के समर्थन में है और हम इजराइल का साथ देने के लिए किसी भी तरीके से तैयार हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन भी किया, बातचीत भी हुई, और जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने स्टेटमेंट जारी किया, उसमें भी कहा कि आतंकी गतिविधियों में शामिल किसी संगठन का और उसको संरक्षण देने वाले किसी देश का हम समर्थन नहीं कर सकते, इसलिए हम इजराइल के साथ हैं। इजराइल प्रतिक्रिया कर रहा है, जैसा कि हम लोगों ने पुलवामा के बाद किया था। हम लोगों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की थी वो प्रतिक्रिया ही थी, एयर स्ट्राइक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक। अगर उस समय इजराइल जैसा देश हमारा समर्थन कर रहा था तो इजराइल पर जब हमास ने हमला किया और उसके बाद इजराइल जो कर रहा है उसका समर्थन क्यों नहीं करना चाहिए? और इसीलिए जब ये सारे लोगों ने इजराइल का साथ दिया तो हम लोगों को लगा कि ये बताना जरूरी है कि हिंदुस्तान पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा नहीं है। कुछ ऐसे देशद्रोही लोग हैं जो कि फिलिस्तीन का साथ भी देंगे, और इसलिए हम लोगों ने तैयारी की, पीएम मोदी का विरोध करने के लिए तैयारी की कि हम जाकर फिलिस्तीनी एम्बेसी में वहां के राजदूत से मिलेंगे। और इसलिए वो गए और सॉलिडरिटी दिखाए, समर्थन दिया कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। बहाना क्या कि वहां मानवाधिकारों को कुचला जा रहा है। ये इस्लामिक प्रोपेगेंडा का एक अलग तरीका है, इसे नया हथकंडा कहा जाता है कि इस्लामिक देश या फिर जो मुस्लिम हैं अलग अलग देशों में फैले हुए, उनका एक हथकंडा होता है कि जहां वो मजबूत स्थिति में हो वहां किसी दूसरे धर्म वाले लोगों को जीने मत दो, भगा दो, रहने मत दो, कोई अधिकार न दो। चाहे आप देख लीजिए 57 इस्लामिक देशों का, जहां जहां इस्लामिक कंट्री है वहां
किसी को पूजा करने का अधिकार नहीं है। उसकी जिंदगी ऐसे बना दी जाती है कि आप कुछ समय के लिए रह लो, नौकरी करने के लिए आ जाओ, लेकिन अगर आप गैर मुस्लिम हो तो वहां रह नहीं सकते, जो जहालत की जिंदगी आपको गुजारने के लिए मजबूर किया जाएगा। और दूसरे जगह पर जहां वो बीच बीच की स्थिति में हैं, जहां इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां कर सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान जैसे देशों में, वहां पर एक नया तरीका अपनाओ और उसमें विक्टिम कार्ड खेलो। बताओ कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, हमें ज्यादा संरक्षण की जरूरत है। और इसलिए इन लोगों ने हिंदुस्तान में यही हथकंडा अपनाया है। लेकिन जहां पर आप बिल्कुल तबाही के कगार पर हो, जिसमें अटैक हो रहा है, जिसमें लग रहा है कि अब हम खत्म हो जाएंगे, वहां पर पीछे हट जाओ और विक्टिम कार्ड खेलो, मानवाधिकार की बात करो कि हम तो परेशान हैं। वहां मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान की बात नहीं करेंगे, वहां करेंगे कि वो तो व्यक्ति है, मानव है, इसलिए मानवाधिकार जो है उन लोगों को सुरक्षित रखना चाहिए। और इन लोगों को क्या करना चाहिए? सप्लाई दो। जो युद्ध में मारे जा रहे हैं उसमें से कई निर्दोष लोग हैं। अरे युद्ध में जब दोषी लोग ही सिर्फ मारे जाएंगे तो युद्ध कैसे कहा जाएगा? ये युद्ध होता है तो उन लोगों को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है जिन लोगों ने उसे संरक्षण दिया, जो कि गलत गतिविधियां कर रहा है, जो आतंकी है। इसीलिए इन लोगों ने जो फिलिस्तीनी एम्बेसी में मुलाकात की, उसमें यही दानिश अली भी था और फिर मोहम्मद जावेद भी था समाजवादी पार्टी का। यही नहीं, कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर भी थे, सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य भी थे। ये अरवन नक्सल हैं, जिसको सीपीआईएमएल कहा जाता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में आया है सिर्फ अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, क्योंकि बिहार में अभी भी पता है कि माले मतलब एक हथियार बंद दस्ता उसके पीछे से खड़ा होता है, आगे से कुछ नेता होते हैं जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल होकर विधायक सांसद बनेंगे। कांग्रेस के जो किशनगंज के एकमात्र सांसद हैं वो भी इसमें शामिल थे, क्योंकि उनको तो आना ही है। बिहार में जो पिछले चुनाव हुआ था, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, एक सीट मात्र विपक्ष को मिला, वो भी कांग्रेस को, किशनगंज से, जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। मोहम्मद अदीब जैसे पूर्व राज्यसभा सांसद ये भी उसमें शामिल होंगे और डी रजा सीपीआई का ये भी शामिल होगा, क्योंकि केरल में तो हमास को आतंकी लिख दिया अपने मीडिया सोशल मीडिया पोस्ट पर शैलजा ने, जो पूर्व मंत्री थी, तो उसके बाद उनको पार्टी से निकालने की धमकी दी जाने लगी। तुरंत ही वो डिलीट करके अपना प्रोफाइल बदलना पड़ा। ये सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, ये सारे के सारी वामपंथी पार्टियां ये कहती तो है ऐसे कि हम धर्म के खिलाफ हैं, इनके लिए धर्म एक अफीम है, लेकिन जहां मुस्लिमों की बात आएगी ये उसी धर्म के साथ हो जाएंगे। तो सारे जो थे, शाहिद सिद्दीकी जैसे नेता भी थे, इसमें 80% मुस्लिम लीडर थे अलग अलग पार्टियों के, और कुछ ऐसे जो कि अपने आप को हिंदू वेश में मुसलमान ही मानते हैं, जैसे जनता दल यूनाइटेड के नेता। आजकल ये नीतीश कुमार के बदलते व्यवहार से समझ में आता है कि नीतीश कुमार जो पहले भी टोपी पहन के नमाज के जैसे स्थिति में चले जाते थे, जो इफ्तार पार्टियों में जाने के समय अपने आप को मुसलमान ही मान लेते थे, वो आज भी उसी वोट बैंक पर टिके हुए हैं। और इसीलिए केसी त्यागी को भी भेज दिया, आप भी जाओ, जाकर समर्थन करो। ये सारे के सारे नेता जो 16 नेता गए हैं फिलिस्तीन के समर्थन देने के लिए, इन पर एक्शन नहीं होना चाहिए क्या? ये मानवाधिकार की बात करके, अंतरराष्ट्रीय समुदायों को दबाव देने की बात करके ये बच जाएंगे? इनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब फिलिस्तीन हमास के समर्थन में रैली करने वाले लोगों पर एफआईआर हो सकता है, तो ये बड़े बड़े चेहरे जो कि आतंकी पैदा कर रहे हैं, ये कॉन्स्पिरेसी करने गए थे कि जैसे दुनिया के अलग अलग देशों से समर्थन मांगकर और इजराइल अपने यहूदी भाइयों को बुला रहा है, आओ दुनिया में कहीं हो, यहां पर लड़ो, हमारे लिए लड़ रहे हैं। वैसे ही जैसे कि हिंदुस्तान से लोग
आईएस से जुड़ने के लिए जाते हैं, अब हमास से जुड़ने के लिए लोग भेजेगा, ये देशद्रोही है। और इसीलिए देशद्रोह का मुकदमा इनके खिलाफ चलना चाहिए, क्योंकि अगर देश की पॉलिसी देश के लोगों की भावनाओं के खिलाफ और इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के खिलाफ जाते हो तो फिर आपके खिलाफ देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। हालांकि ये व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर टाँ फिस हो जाती है, क्योंकि इस देश में जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो इस कदर से गढ़ दिया गया है कि राजनीतिक नेतृत्व को अपनी बात मनवाने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ता है। लेकिन ये कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, आरएलडी, सपा, बसपा और ये सारी पार्टियों का सीपीआई, सीपीआईएमएल के नेताओं ने जिस तरीके से फिलिस्तीन के मुद्दे पर आतंकी संगठन हमास का समर्थन किया है, इसको जवाब तो मिलना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। क्योंकि अब दुनिया जो दो धाराओं में बटी है और दो नेताओं की सबसे ज्यादा चर्चा इस समय दुनिया भर में हो रही है, वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी। क्योंकि सारे इस्लामिक देश अभी खौफ में है, तबाही के खौफ में, और वो बार बार गुहार लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, भारत से मध्यस्थता कर दो, नहीं तो ये सारा का सारा मुस्लिम देश इस बार तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अभी समय है, जब तक इन लोगों को सबक न मिल जाए मध्यस्थता करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए अभी वेट एंड वॉच की नीति भारत भी देख रहा है, निभा रहा है, और पीएम मोदी भी देख रहे हैं कि अब आगे क्या करना है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।